वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और जो बेसिक के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मैंने शुरू किया था 40 डे स्ट्रेटजी, जिसमें आपको मैंने कोशिश किया है इंग्लिश ग्रामर में आपको रिकॉर्डेड पढ़ा दूं यूट्यूब पे, और कुछ आपका जीके, कुछ आपका इंग्लिश रीजनिंग और कुछ आपका मैथ्स बेसिक कैलकुलेशन वगैरह आपको थोड़ा सिखा दूं, जो है ना पीडीएफ में मैं आप लोगों को दे भी रहा हूँ। तो उसी कड़ी में मैंने शुरू किया था नाउन के बाद प्रोनाउन का क्लास, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ा दिया है पर्सनल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट, जिसमें 231 और 123 नाम के दो फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्टकट दिए थे, जिससे पर्सनल प्रोनाउन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप आसानी से बना सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 231 और 123 के बाद एक फॉर्मूला था कि आवर और योर और दियर अगर आपके पास तीन पॉजेसिव एडजेक्टिव रखे हैं तो कब किसका यूज करेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए थे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है जो प्रोनाउन कैसे भी आता है। फिर मैंने आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच का कंपैरिजन दिखाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन दोनों से रिलेट करके पूछता है। तो चलिए, ये तो मैं पार्ट 1 की बात हुई। पार्ट 2 का आज हम लोग क्लास जो करेंगे उसके लिए मैंने 5 बेसिक क्वेश्चन बनाए हैं। इन्हीं 5 क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा और उसके बाद आपका ये टॉपिक है कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। और इन दोनों को क्लियर करने का फायदा क्या है देख लीजिए। कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखते हैं, वहां आपको वर्ब का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाएगा और वो वर्ब भी आपको क्लियर कर देगा। इसमें आप देख रहे हैं सेंटेंस बनाने के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का काफी योगदान होता है, तो उसमें काम करेगा। क्वेश्चन टैग बनाने में भी इंडेफिनिट प्रोनाउन थोड़ा सा परेशान करता है, तो उसमें भी काम करेगा। तो चलिए आज का हम लोग क्लास अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में पहला क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब पहले आपको दिया जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। चलिए, फिजिक्स का क्लास आपको थोड़ा सा याद कराते हैं। मान लेते हैं ये सोर्स ऑफ लाइट है, हाँ सूरज है। चलिए, अब ये सूर्य भगवान मान लेते हैं। अब इनसे आने वाली जो किरण है एक मोटे से किसी चीज पर पड़ रही है, थोड़ा छोटा ही बनाइए। अब क्या हुआ, ये लाइट को तो जाने देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपना एक इमेज बनाएगा। मान लेते हैं थोड़ा सा उल्टा ही बना लेते हैं, पानी वगैरह हो या कुछ हो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइएगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ये जो वस्तु था अगर इसका नाम था ए बी, तो यहां पर जो इमेज बनेगा इसका नाम क्या करें। तो कहेंगे सर ए डैश बी डैश कर दीजिए फिजिक्स वाले सर के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं कहूंगा ना कि ए डैश बी डैश नहीं करके हम ए और बी ही बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये इमेज था यही इमेज तो यहाँ गया, जो ये ऑब्जेक्ट था यही ऑब्जेक्ट तो यहाँ भी दिख रहा है ना मेरे को। हुआ क्या, ये हो गया पहले से मौजूद सब्जेक्ट है, तो वस्तु ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए लेकिन सब्जेक्ट ग्रामर के पढ़े। ये हो जाएगा प्रभावित करने वाला, ठीक है। और ये जो निर्माण हुआ इमेज, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। होगा क्या, क्वेश्चन में वर्ब होगा, वर्ब का एक सब्जेक्ट होगा, और ये सब्जेक्ट जो वर्ब काम जो करेगा उसका जो इफेक्ट होगा किस पे पड़ेगा, फिर से दोबारा घूम करके सब्जेक्ट पर ही। और इसीलिए यहां पर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लिख करके क्या लिखने वाले रहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये पूरा घटना क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन का। क्लियर? यानी अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट कोई वर्ब करता है और उसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, तो वहां पे हम सब्जेक्ट को दोबारा लिख नहीं सकते, तब गलत होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का दोनों अलग अलग इंसान होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन गलत होगा। तो उसका हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी अगर यहाँ पे आई था तो हम यहाँ पे क्या नहीं लिख सकते मेरे वर्ब के बाद, मी, तो हम क्या लिख सकते हैं, माई सेल्फ। कहने का मेरा मतलब ये था।
क्लियर? यानी कि अब डेफिनेशन हमारा जो बना वो ये बना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन verb affects subject itself। चलिए इसे हटाइए, हिंदी करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज करते हैं जब verb प्रभावित करता है सब्जेक्ट को अपने आप में, यानी सब्जेक्ट को ही प्रभावित करता है तब। और दैट इज करके आप ये वाला केस लिख सकते हैं, ठीक है? ये वाला केस आप नोट कर सकते हैं। तो जिनका फिजिक्स अच्छा है उनके लिए ये बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा जो मैंने रिलेट किया है। अब देखो मैंने जो सिखाया उसको फिर से एक बार आपको नोट के तौर पे लिखा देता हूं। जो चीजें आपने समझी उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। NOTES पहला नोट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां पे लिखा गया? verb के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन verb के तुरंत बाद किसकी जगह पे? ऑब्जेक्ट की जगह पे, है ना? लिखें या रखें, आपको ये लिखना। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसी की जगह पे हम लोग रखते हैं किसका पोजीशन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोजीशन। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट का या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। मतलब कहना यह है कि अगर क्वेश्चन में माई सेल्फ लिख रहे हैं तो ध्यान दे लीजिए कि क्वेश्चन में आई ही होना चाहिए, और हर सेल्फ लिख रहे हैं तो सी होना चाहिए, हिमसेल्फ लिख रहे हैं तो राम या तो ही होना चाहिए, इस तरह से। चलिए तीसरा पॉइंट आपको जो नोट में लिखाऊंगा अभी नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैंने उसके बारे में चर्चा अभी नहीं किया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 का जवाब देते हैं। चलो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है ये पता चला, कहां पे होता है ये पता चला। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, कंडीशन लिखना है, जस्ट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास की तरह मैं सिखा रहा हूं आपको कि कंडीशंस लिखिए जिसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो 2 कंडीशन तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि वर्ब होना चाहिए ऐसा जिसके साथ ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखें, और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना तभी संभव है जब सब्जेक्ट जो आपका है वो वर्ब करके खुद ही प्रभावित होता है। तो अब इसका जवाब हम लोग लिखते हैं, देयर आर, मान लेते हैं कितना कंडीशन, 3 कंडीशन। जैसे एग्जाम में आएगा नहीं, बस पढ़ना है उसी ढंग से जिस ढंग से समझ में आए। कंडीशन, पहला कंडीशन क्या हुआ, वर्ब सब्जेक्ट को ही प्रभावित करे, सब्जेक्ट को ही प्रभावित करे। एग्जाम्पल हम तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक हम तीनों क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है वर्ब, ऐसा लगना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, वर्ब के बाद या वर्ब के तुरंत बाद इसे रखना, इसे रखें। दूसरा है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब यूज करना चाहते हैं तो उसे वर्ब के तुरंत बाद रखें, वो वहां पे पॉइंट हुआ था। तीसरा पॉइंट जो कि हम वहां लिखाने वाले थे, अगर क्वेश्चन में क्या आ गया, प्रीपोजिशन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, बहुत हेल्पफुल। प्रीपोजिशन के तुरंत पहले, ठीक है ना, पहले, बाद में नहीं,
बाद में क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, बाद में नहीं होता है रिफ्लेक्सिव, बस ये बाद में होता है। तो चलिए, ये था आपके पास में 3 कंडीशन कि वर्ब सब्जेक्ट को ही प्रभावित कर रहा हो, वर्ब के तुरंत बाद रखना है, प्रीपोजिशन के पहले रखना है, ये 3 कंडीशंस थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन कौन से ऐसे कुछ वर्ब आपको पता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखते हैं? चलिए इसका भी जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट कर देते हैं, वहीं पे इसका आंसर लिख देंगे आपके लिए। चलो 2 भी डिलीट करते हैं और 3 भी डिलीट करते हैं। समझ में आ ही गया क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर verbs कैरी क्या चीज भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आपको सिखाते हैं। किसी ने पूछा परछाई बनने के लिए किसकी ऊर्जा चाहिए, किसकी रोशनी चाहिए? आप बोलेंगे सूरज की, कोई कहेगा चांद का, कोई कहेगा बल्ब का, कोई कहेगा ट्यूबलाइट का। ऐसे ही बातें बढ़ते रहेंगे आगे। ऐसे ही तो भाव भी होंगे ना, कोई एक ही भाव तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए नहीं यूज होगा, और भी भाव्स होंगे, जैसे सन के अलावा भी चीजें हैं। अब इसी से रिलेट करते हैं। चलिए, अगर आप गलती से, समझिएगा, गलती से बिहार छोड़कर दूसरे स्टेट में गए, या आप जो स्टेट के हो भाई, आप वहां से छोड़ के किसी दूसरा स्टेट आए, तो आपको दूसरे स्टेट में जाके क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। आप जब स्टेट चेंज करेंगे तो एडजस्ट आप ही करेंगे ना, आपका फ्रेंड नहीं ना। क्लियर हो रहा है? एडजस्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनेगा। इसी का फैमिली पूरा लिख सकते हैं आप। एडजस्ट का ही एक भाई होता है अडेप्ट, इसका हिंदी भी ढलना होता है। इसी का एक भाई होता है रिकंसाइल, इसका हिंदी भी ढलना होता है। चलिए, समझ में आ गया सूरज, चांद, ट्यूबलाइट के सेंस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला आपके पास क्या है? मान लेते हैं ये लीजिए, आपको कोई जॉब पसंद नहीं आता है, तो आप रिजाइन कब करेंगे? जब आपके पापा बोलेंगे? नहीं, जब आपको अपना काम से ऊब हो जाएगा तो आप खुद ही रिजाइन कर देंगे। तो रिजाइन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। सुबह सुबह लड़कों के लिए या डिफेंस में रहने वालों के लिए शेविंग करना मस्ट है। अब शेविंग आप कर रहे हैं तो हाथ, गाल, नाक, कान किसका कटेगा? आपका ही कटेगा। यानी कट भी क्या लेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट ही प्रभावित होगा। और भी चीजें हैं, ठीक है, ये एग्जामिनेशन के हिट वर्ड में से आता है। अवेल नहीं पता, अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आगे जाके क्या लेता है? ऑफ। हिंदी क्या होता है? फायदा उठाना। ठीक है, आपको मैंने थोड़ा हिंट कर दिया, आप भी फायदा उठा सकते हैं कि प्रीपोजिशन क्या लेता है? ऑफ लेता है। एग्जाम में आएगा तो ऑफ भर दीजिएगा। तो अवेल का हिंदी हो गया फायदा उठाना। ओके, अब चलते हैं, एक वर्ड और लेते हैं जो एग्जामिनेशन का फेमस है, और वो कौन है? एंजॉय। चलिए, मानते हैं कि आप एक पार्टी में जाते हैं, और पार्टी में क्या करना है? जाके एंजॉय करना है। समझिए, तो आप ही एंजॉय करेंगे जो पार्टी में गए। हम गए नहीं तो हम थोड़े ना एंजॉय करेंगे। खत्म होगी कहानी। अब इन सभी से ही लेकर के हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल आपको मैं यही पे लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, या सीधे नाम दे देते हैं हम लोग क्या? वर्कआउट। अगर आप नोटबुक के साथ मेरे साथ हो तो वर्कआउट हेडिंग के रूप में आप क्वेश्चन नंबर 1 कर दो, और मैं एग्जाम्पल सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ। वी एंजॉयड अस वेरी मच एट द पार्टी। वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। ऑप्शन आपके पास में दिया हुआ था ourselves और तीसरा ours। याद है सभी को? तो ठीक है, नहीं तो मैं हिंट कर दूं। our एडजेक्टिव पढ़ाए थे, ours प्रोनाउन पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तो तुम टच नहीं कर सकते। चलो अब यहां से सीखो क्या हुआ।
इंजॉय का मतलब अगर मुझे डायरेक्ट याद है कि ये ऐसा वर्ब है जो क्या करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा आंसर, आवरसेल्व्स। अगर मैं भूल गया तो, मुझे वर्ब याद नहीं रहा तो यहाँ पर देखो वर्ब सब्जेक्ट को ही प्रभावित करता है। देख लो, इंजॉय वही करेगा जो पार्टी में जाएगा, यानी इंजॉय करने के लिए वी ही होगा, क्योंकि पार्टी में गया भी कौन था, वी ही था। एक कॉन्सेप्ट और, वर्ब के तुरंत बाद देखो यहाँ से सब्जेक्ट बी है और बी से ही रिलेटेड है ना सर, बी का ऑब्जेक्ट अस, एडजेक्टिव आवर, प्रोनाउन आवर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर, तो सब्जेक्ट का ही जब फैमिली यहाँ पर रखना है, इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं रख के क्या रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखेंगे। यहाँ लिखा हुआ था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे अच्छा पॉइंट अभी आपको कौन लगा, दो, क्यों, सब्जेक्ट भी और अस मिल रहा है, एक ही सब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आंख मूंद करके रिफ्लेक्सिव जाइए। इसलिए अभी सबसे बढ़िया पॉइंट 100% हम अगर देंगे पॉइंट तो कौन अच्छा लगेगा, 2 नंबर। चलिए और एग्जांपल दिखाते हैं। सॉरी, वर्क आउट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। You should avail blank space of every opportunity है ना, एक ही साथ है। ऑप्शन का इंतजार करना ही बेवकूफी है। कैसे, एक तो हमको डायरेक्ट याद है कि अवेयर के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। दूसरा तरीका है, हिंदी करो, आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। किसके मौके का, अपने ही मौके का ना, खत्म। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ऑप्शन आपको देता भी योर, यू, तो हम कहते नहीं, हमको क्या चाहिए, योर सेल्फ। आंसर क्या हो जाएगा, से। ठीक है, तो आप हेल्प से भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे थ्री कॉन्सेप्ट में प्रीपोजिशन के पहले किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो आपके पहले हमको लगाना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते थे। व्हाट नंबर 3 से भी बन सकता है। चलिए अब समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। Put you oblique yourself in my position and think about the matter, है ना, about the situation लिख देते हैं। जैसे कि आप किसी अच्छे पद पे हैं, जिम्मेदाराना पोस्ट पे, और आपका दोस्त कहता है यार तुम तो अच्छे हो, तुम्हारी इतनी कमाई हो जाती होगी, बहुत अच्छा पोस्ट मिला हुआ है। आप गुस्से में आके बोल देते हैं ठीक है, एक दिन के लिए खुद को मेरी जगह पे रखो और जरा सिचुएशन को समझ लो, है ना। हुआ क्या, ये तो हिंदी करो, खुद को, यानी कि आंसर डायरेक्ट क्या हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जो इंसान आपको बोल रहा है आप उसी को कह रहे हैं कि आप मेरी जगह पे काम करके देख लो। क्लियर। दूसरा तरीका, पुट क्या है, वर्ब, इन क्या है, प्रीपोजिशन। तो मैंने सिखाया था ना, वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव, प्रीपोजिशन के पहले रिफ्लेक्सिव। तो आप उसे भी बना सकते हैं, पुट और इन के बीच में क्या हो गया। अब जैसे बनाओ, तो 3 तरह से हम बना सकते हैं, वर्ब याद रख के, वर्ब का पोजीशन देख के, सब्जेक्ट को देख के, प्रीपोजिशन को देख के। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, वर्कआउट जब लिख दिया तो क्वेश्चन थोड़ा कर लीजिए। वेयर एवर
they go, they adapt blank space very well to the, क्या मानते हैं, वातावरण को सराउंडिंग्स कहते हैं, सराउंडिंग्स। चलिए इस चीजों को समझते हैं, तो बताइए वेयर एवर दे गो, जहां कहीं वे लोग जाते हैं, वे ढल जाते हैं। समझिए, जा कौन रहा है, दे, ढल कौन रहा है, दे। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कौन होगा, दे। तो दे का ही ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कौन यूज करेंगे आप, देमसेल्व्स। हो गया। या तो आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए था कि अडैप्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल इस पे बंद करता हूं और अब चलता हूं आपको लेके इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिखा गया है, व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन आखिर होता क्या है। चलो, अगर आप चीजों को समझते हो तो बताओ। इंडेफिनिट शब्द का ही हिंदी होता है अनिश्चित। जो चीज निश्चित ही ना हो उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या लिखेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन एस लगा लो, और द प्रोनाउन ऑफ कौन सा सेंस, इनडेफिनिट सेंस। आपको कोई डेफिनेशन है, आपने दूसरी से निकाल के लिख दिया है, चलो कोई ना, आप भी लिख सकते हो ऐसे ही। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वैसे प्रोनाउन होते हैं जिनका सेंस ही अनिश्चित होता है, सेंस ही अनसर्टेन होता है, नॉट श्योर सेंस होता है। दैट इज, कहने का मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, या एग्जांपल लिख लो। कौन कौन इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो। सबसे पहले शुरू करता हूं आपको कहां से, वन से। ठीक है, वन मतलब एक भी हो सकता है, वन मतलब कोई भी हो सकता है, समझ रहे हो। कोई मतलब पता नहीं कौन, इसलिए इसको इंडेफिनिट नाम दिया। इंडेफिनिट में छोटा, हाँ यहाँ पे है। चलिए, अब देखिए क्या करते हैं ना, इधर लिख देते हैं सब्जेक्ट, इधर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे वो टेबल बनाए थे ना वैसे ही इधर लिख देते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और इधर लिख देते हैं क्वेश्चन टैग प्रोनाउन या क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट। आप इसको सब्जेक्ट नाम दे दो या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट नाम दे दो। तो सबसे पहले आपने बात की किसकी, वन की, कि अगर हम वन का यूज करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना होता है। ठीक है, तो जो रेड पेन से है वो हाईलाइटेड है, वो आपका एग्जामिनेशन के लिए प्रोबेबल है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमारा जो यूज होगा वो फिर से क्या रह जाएगा, वन। क्यों, अक्सर सब्जेक्ट वही होता है जो सब्जेक्ट होता है। हाँ, अगर ही है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय भी ही ना लिखिएगा, खत्म, इसलिए वही रहेगा। ये तो बड़ा आसानी समझना है। अब लिखते हैं आप, अगर क्वेश्चन में किसका यूज किया गया, समवन, नो वन, ठीक है, एवरीवन, एनीवन, ओके, तो फिर हमारे पास सब्जेक्ट तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट यही होगा सेम, है ना, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग है, क्या यूज करना, हीज या तो हर, लेकिन ज्यादातर हिज। एग्जाम क्या करेगा, बार बार वंश कर देगा,
या तो दियर कर देगा, और दियर नहीं करना है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बड़ा ही ऑड है और ये सबसे ज्यादा परेशान करता है, और वो होता है क्या, यही हमें थोड़ा सा समझना पड़ जाता है कि आखिर देख क्यों होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, एवरीवन या संबंध था तो somebody कर दो, नो वन था तो नोबडी कर दो, एवरीवन था एवरीबडी कर दो, और एनीवन था तो एनीबडी कर दो, कुछ नहीं बदलेगा। जब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यही सब रह जाएगा, संबंध, somebody, एवरीबडी सब। एडजेक्टिव जब यूज करना होगे तो फिर वही रह जाएगा, हिज या तो हर। क्वेश्चन टैग यूज करोगे तो फिर वही रह जाएगा, दे। अब हम सिखाएंगे एक इंटरेस्टिंग बात। क्या, ये तो था ना कि संबंध एवरीवन था और एवरीबडी ये था, तब अगर हमारे पास में गलती से आ गया समथिंग, फिर नोट वन के जैसा नथिंग, एवरीवन के जैसा एवरीथिंग, और एनीवन के जैसा एनीथिंग, ऐड कर लीजिए। तो वैसे में सब्जेक्ट आपका जो होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट तो यही सब रह जाएगा सेम। यानी ऑब्जेक्ट सिखाने लायक कुछ नहीं था। पॉजेसिव जो आपका एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, क्यों, हमें पता है ना, वस्तु का मतलब होता है निर्जीव चीज, और मैंने सिखाया था कि निर्जीवों का प्रोनाउन इट यूज करना है सिंगुलर में, तो इट्स हो गया एडजेक्टिव। क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन दे नहीं होता है, इसका अजीब बात लगती है, क्या यूज होता है इसका, इट ही रह जाता है। चलिए, अब जो मुझे सिखाना समझाना था वो टोटल मैंने आपको सिखा दिया इस टेबल में। अब उसी को मैं सिर्फ आपको निकाल के बता देता हूं। देखो यहां से लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में सिंटैक्स का क्वेश्चन टैग का रूल बताओ। तो क्वेश्चन टैग को तो मैंने बता दिया, सिंटैक्स क्या करना है तो नीचे जाके लिख देंगे हम लोग, क्या चीज, एनओटी। क्या लिखने वाले हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस का सिंटैक्स हमेशा सिंगुलर रखें। जब इसका सिंटैक्स बनाना हो तो हमेशा सिंगुलर भी रखना है। चलिए अब आपके पास लेकर के आते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये टेबल अभी हम आपको रखने देते हैं, मिटाने में। फिर से लिखेंगे वर्कआउट, यानी कि एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, वन शुड रिस्पेक्ट हिज ऑब्लिक वंस एल्डर्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास में आया कि किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी भी इंसान को, इसलिए नाम है इंडेफिनिट। किसी का मतलब किसको करें पता नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों का। तो अगर मुझे डायरेक्ट याद है, यहाँ मिटा हुआ है कि वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, तो हो क्यों, क्योंकि एल्डर्स नाउन था और नाउन के पहले हम सब बेसिक तौर पे जानते हैं क्या रखना होता है, एडजेक्टिव, और फिलहाल हमें रखना है कौन सा एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, वन हु वर्क्स हार्ड he oblique one will get success। चलिए देखिए फिर से हमें सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है कि अगर हमने क्वेश्चन में एक बार वन का प्रयोग कर दिया सब्जेक्ट के तौर पे, तो सेंटेंस में अगली बार जब हम रखेंगे
सब्जेक्ट का यूज, तो फिर से कौन रखेंगे, यही ना, क्योंकि सीखे थे कि वन का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वही रह जाता है, ऑब्जेक्ट भी क्या रह जाता है, वही रह जाता है। तो जब एक बार क्वेश्चन में वन यूज कर दिया और सब्जेक्ट के फॉर्म में था, तो अगला बार जब फिर से उसका सब्जेक्ट यूज करेंगे तो कौन यूज करेंगे, वन ही करेंगे, खत्म। इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। अब आते हैं तीसरा एग्जांपल, तीसरा वर्कआउट क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, नो वन हैज सेंट वंस देयर हिज, मान लेते हैं रिज्यूमे की बात हो रही है कि किसी जॉब प्रोफाइल के लिए रिज्यूमे मंगाया गया था और जो वहाँ के ट्रस्टी हैं या जो मैनेजर हैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बॉस को कि सॉरी सर, किसी ने भी अपना रिज्यूमे हम लोगों को भेजा ही नहीं। कहने वाला कहना क्या चाह रहा है कि एक भी आदमी ने अपना रिज्यूमे नहीं भेजा। क्लियर? इसका मतलब होगा, ये तो तब होता है जब यहाँ पे वन रहता है, लेकिन वन नहीं, नो वन दिख रहा है, इसलिए गलत। डियर हम तब करेंगे जब प्लुरल होगा, खत्म। हिज, या तो हमें डायरेक्ट याद है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज और हर होता है, कैसे भी करके निकाल लो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाते हैं। एवरी नेशन, ऐसे जरूरत इसका नहीं था लेकिन अब लिखा गया तो लिखा गया। चलिए चेंज कर रहे हैं, लिखिए एवरीवन ट्राइज ऑब्लिक ट्राई utmost to become successful। सही बात है, हर इंसान कठिन से कठिन प्रयास लगाता है सक्सेसफुल बनने के लिए। अब जरा करो क्या, पूछ दिया आपसे ना इस बार की भाव बताओ, कौन सा कॉन्सेप्ट, सिंटैक्स। एवरीवन हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति यानी सिंगुलर, तो सिंगुलर भाव के लिए हम लोग कौन सा भाव यूज करते हैं, पांचवा भाव, इसलिए ट्राई नहीं है ना। ये V1 होता है जो प्लुरल होता है, इसलिए इसका यूज नहीं होगा। V1 नहीं, V5 होगा, क्योंकि V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए आंसर होगा ट्राइज। तो भाव भी पूछ सकते हैं आपसे, पूछने वाले की मर्जी। चलिए वर्कआउट में आपको मजा आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देता हूं मैं। Somebody has sent his resume, ये लीजिए क्वेश्चन टाइप, ऑप्शन आपके पास, hasn't he, hasn't they, haven't they। याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं याद कराऊंगा कि क्वेश्चन टैग में मैंने समझाया था एवरीवन, समवन, नोवन, इन सभी का, या समबडी, नोबडी, एवरीबडी का दे होता है प्रोनाउन। तो चलो सबसे पहला ऑप्शन तो दे के कारण कैंसिल, क्योंकि ही है। दूसरा ऑप्शन में दे यहाँ भी है और यहाँ भी तीसरा ऑप्शन में दे है। लेकिन गौर कर लो, इतना बेवकूफ कोई हो सकता है कि वो सोचेगा कि दे प्लुरल है और उसके साथ हैज लगा देगा, नहीं ना। तो आप भी बेवकूफी न करिएगा और आंसर क्या करिएगा, हैवंट दे। ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में क्या था, हैज था, तो फिर क्लीन बोल जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक क्वेश्चन और कर लें। चलिए somebody हो गया, एवरीथिंग से करते हैं, या नथिंग कर रहा था। नथिंग इज इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कॉमा देकर के क्वेश्चन टैग ऑप्शन, इज नॉट इट, इज इट, आरंत दे, या फिर डी ऑप्शन में आर दे। अब कितने होशियार हैं आप, अपनी होशियारी दिखाइए। क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले याद करो, वन और बॉडी का प्रोनाउन दे होता था ना, बाकी के लिए कुछ कंडीशंस नहीं थे ना। यस, तो हम लोग सीखे थे कि नथिंग जो है वो सबसे पहले क्या है, वस्तु है, और वस्तु सूचक के लिए हम लोगों को बताया गया था कि क्वेश्चन टैग भी सिंगुलर ही यूज करना है। तो ये दोनों जो दे वाला ऑप्शन दिखा वो कैंसिल। अब इतना उल्लू कोई हो नहीं सकता कि नो का मतलब नहीं होने के बावजूद भी नॉट लगाइएगा, नहीं, ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली आपने क्या समझा आज के क्लास में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिजिक्स के रिफ्लेक्शन से समझ सकते थे, और जो इंडेफिनिट प्रोनाउन था वो सिंगुलर भाव कैरी करता है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, वंस पॉजेसिव एडजेक्टिव वन का होता है, क्वेश्चन टैग में हम वन और बड़ी फैमिली के लिए दे का प्रयोग करते हैं। ये सारा कंक्लूजन था। ओके, तो ये वीडियो आपको एक बार देख के रिवीजन कर लेना है, फिर आपको कंटिन्यू मैथ्स, रीजनिंग और जीके का जो पीडीएफ मिलता है उसके साथ में इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आप सब ट्राई करें और घर पे रह करके अपना प्रिपरेशन बेहतर करें।